Yeah, Shalja ji, welcome to Triveni Sangam Dialogues. So it's a real pleasure to have you, and just let me give a brief introduction of you. So Shalja ji, आप faculty हैं Indus University में Indian Knowledge System की, and I understand you are from economics background. So at Triveni Sangam Dialogues, basically we are focusing on connecting our audience and population of India at large, means young people, with our Vedic roots, culture. Through we create some kind of videos, shorts, and we have got a good response also. We got grown up in a short span of 1.5 years. We are on YouTube. We are more than 150,000, and apart from this, we are in process of working on establishing Triveni Sangam Dialogues Foundation so that we can do more work in this field. So welcome, and we can start. So I will just add something that some questions I have in mind, which you can more explain. So one of the thing is, what is Indian knowledge system? I am also very much new to this concept IKS, but I have noticed that it has become very much a well-known subject right now, IKS, and भारत क्यों सोने की चिड़िया कहलाती थी, and it's based on hard facts rather than some kind of poem कि भारत सोने की चिड़िया थी. हम लोग बचपन में जब सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो हमें लगता था कि ये थोड़ा यूफिज्म है, कि जैसे एक poem की तरह है, rather than it's a, now it is coming that it is based on hard facts. And even I have become little bit more into this subject, and I have explored lots of aspects of this topic, but let me hear from you then. Sure. So जैसे आपने सबसे पहले पूछा कि IKS, being a faculty and continuously working for IKS since past 2-3 years, हम इस चीज को ये समझने लगे हैं धीरे धीरे कि IKS जो है वो कोई सब्जेक्ट है, मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने ला दिया है तो पढ़ना है। टेक्निकली ये नहीं है कि IKS कोई सब्जेक्ट है, ला दिया है, पढ़ना है। इसका एक ब्रॉडर विजन है, क्योंकि आप कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन है, वो ग्रो करती है जिसको अपनी हिस्ट्री, पास्ट, उससे उसने लेसन्स लिए हैं और उसको कहीं न कहीं आइडियाज़ को इनकलकेट करके वो अपने नए विजन्स के साथ जोड़ती है। वही सिविलाइजेशन प्रोग्रेसिव 1000 ईयर की ट्रैजेक्टरी देखने का पढ़ने का ही कोई इम्पोर्टेंट आइडिया था कि जो फैक्ट्स आजकल जो ये 37 रील का टाइम है, इसमें कैसे ये युवा जो हैं, उनके पास ये नॉलेज सिस्टम पहुँचाया जाए, जिसकी वजह से हमारी सिविलाइजेशन मतलब इतने साल तक इतने हमारे ऊपर आक्रमण हुए, स्टिल वी नेवर कोलैप्स्ड। तो व्हाट वाज़ द ब्यूटी, व्हाट वाज़ द लेसन्स वी हैड? सिर्फ कह देने से कि हमारे पास वेद थे, पुराण थे, उससे कुछ चीज़ प्रूव नहीं होती। उसके अंदर क्या है, कैसे आज भी उसका रेलेवेंस है और कैसे हम विश्व गुरु थे और कैसे अब आगे बन सकते हैं। इसके आइडियाज़ हमें मिले, हमारे युवाओं को मिले, ये इसी वजह से आईकेएस लाया गया और आईकेएस एज़ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट गवर्नमेंट नहीं एक्सपेक्ट, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जितनी भी रिसर्च है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आप मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ है, कह लीजिए कि आप मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, साइंस है, एप्लाइड साइंस है, आर्ट्स है, तो गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि हर एक रिसर्च में, हर एक टाइप में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था या लेंस हम कैसे अपनी रिसर्च करते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अगर अपनी धरोहर, अगर अपनी बेसमेंट ही कितने भी फ्लोर्स की बिल्डिंग बना लो उसका कोई सेंस, Yes, तो ये बेसिक कोर आइडिया है yes. आईकेएस को इंट्रोड्यूस In करने fact, को। आईकेएस I agree with you. हमारे काफी ग्रंथ है, ऐसा नहीं कि एक दो. वी हैव लॉट्स ऑफ बिग बुक्स. अपने आप में बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं. अगर 12 महापुराण है, स्कंद पुराण तो मतलब बहुत ही बड़ी है, 81,000 श्लोक है. फिर 4 वेद हैं, उसके अलावा महाभारत और रामायण है, और आई थिंक काफी उपनिषद. हुँ। मैं जब छोटा था तो मैंने देखा है पूरे सारे, मतलब मैं जब छोटा, मुझे आज भी याद है कि
सड़कें खाली हो जाती थी। हमारे घर में उस टाइम कलर टीवी थी, मतलब शायद मेरे घर के आसपास कई घरों उन लोग भी आते थे हमारे घर में, इतना बहुत क्रेज था। तो मुझे मतलब वो सब चीजें पता, एक तो टीवी है, बाकी मेरे घर में कुछ बुक्स भी आती थी जो बचपन से हम लोग पढ़ते थे, अमर चित्र कथा, चंदा मामा, सुमन सौरभ, तो उसमें भी काफी स्टोरीज रहती थी, कल्याण। अब तो मुझे लगता है कि पिछले जो मैंने 25 ईयर्स से देख रहा हूँ कि ये सब कम हो गया है, लोगों को नहीं पता है। और हमारी बुक्स में तो एक तरीके से जब आपके बारे में, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो फिर आपके माइंड भी फिर बहुत वेस्टर्नाइज हो गया। हर चीज़ हम वेस्टर्न एंगल से देख, और मैं इसमें बहुत डिटेल में जा सकता हूँ कि उन लोग ने जितनी भी उनकी रैंकिंग्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूट्स की, हर चीज़ की, वो उनको सूट करती है, इसलिए वो हर चीज़ में ऊपर रहेंगे रैंकिंग्स में, टॉप 100। इंडिया हार्डली एक दो स्पॉट रहेगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, बाकी सब उन्हीं के फेवर में। तो आई थिंक यस। बहुत ही अच्छा ये है कि आईकेएस आया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आईकेएस लॉन्च कब हुआ है। आईकेएस जो सब्जेक्ट है वो एनईपी 2020 में। अच्छा। बाकी आईकेएस तो बहुत वर्षों से ही, राइट। लेकिन हाँ, इसको गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनलाइज़। यस, एनईपी 2021 आया। हुँ, तो हुँ, लोगों में बहुत जो यंग जनरेशन है उस मतलब दे वांट टू बी मोर लिंक विद स्पिरिचुअलिटी, लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी बहुत अच्छी खासी मतलब एक्सेप्टेंस है, और इस बात को इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है दबाया गया था एक तरीके से, जो हुँ, चीज हमारी रियल चीज थी उसको दबाया। एक हार्ड फैक्ट्स आया कि 25 to 33% ग्लोबल इकोनॉमी का जीडीपी इंडिया कंट्रीब्यूट करता था हिस्टोरिकली, पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में। ये सब करेक्ट। चीजें मुझे लगता है नहीं पता था, अभी हुँ, जरूरत है कि क्यों करता था। एक बार आपसे ही हम समझेंगे कि सोने की चिड़िया क्यों था भारत, मतलब अभी क्या चीजें किया जाए ये भी समझेंगे। मुझे इतना तो पता ही कि टेम्पल्स लूटे गए थे, जैसे श्री पद्मनम स्वामी जी मंदिर का जो वो भी हार्डली आज से 7-8 साल पहले की, तो कितना ज्यादा उसमें है, तो वो मंदिर बच गया। अदरवाइज सोमनाथ जी और ये सारे जो मंदिर थे इनमें भी उसी तरह वेल्थ था, लेकिन वो तो लूट लिया गया। तो थोड़ा हम राइट। समझेंगे कि क्यों भारत सोने की चिड़िया थी, क्यों थी, कैसे थी, और अभी क्या स्टेटस है। तो पूरा इस्लामिक अटैक्स जो है वो कुछ 632 हैं, और उस समय में विदिन 20 टू 25 इयर्स कई वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनको अरबाइज़ेशन में कर दिया गया। बट भारत में जब बात आती है, सिर्फ भारत के बॉर्डर्स को तो जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि पहला मुगल अटैक कब हुआ भारत में? तो दे आर लाइक हाँ, शिवाजी के टाइम में हुआ होगा या मे बी मतलब दे आर ब्लैंक एंड क्लूलेस। यस, दे आर ब्लैंक एंड क्लूलेस। फर्स्ट अटैक जो है वो 712 सी में हुआ, जो कि राजा दाहिर के, सिंध में। राजा दाहिर जो आज का सिंध प्रांत है, हम्म। जो सिंध प्रांत हम गिनते हैं, वहाँ के राजा थे। राइट। और आप हमारे यहाँ के राजाओं की ये मतलब देखिए कि वो कैसे नियमबद्ध रहे कि हमारे यहाँ पे क्षमा कर देने का बहुत बड़ा रूल है। तो हम्म। 2 बार तो उनके ऊपर जब अटैक किया गया इस्लामिस्ट द्वारा, तो उन्होंने 2 बार तो क्षमा कर, और यही उनके लिए सबसे बड़ा मतलब वर्स्ट फैक्टर रहा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई क्योंकि एनिमी को आप इज़िली दिख रहे हैं। ओके। और भारत की जो दुविधा हमेशा रही है ना कि भारत बाहर वालों से ज़्यादा इंटरनल चुनौतियों से ज़्यादा परेशान है। राइट। जो अपने लोग गद्दार हो, कोई भी हम स्टोरी लें, किसी भी राजा के लिए हमेशा हारने का कारण कहीं न कहीं अपना ही सूबेदार होता है। तो हाँ। राजा दाहिर के केस में भी यही हुआ था कि जो उनके बारे में सारे मतलब कैसे रास्ता क्या है, आने का हम्म। तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई थी कहीं न कहीं अपने ही लोगों द्वारा हम्म। उस समय पे। छुप के फिर बहुत समय 6-8 महीने ये लोग वो पर्वत श्रृंखला में रहे। राजा का पूरा एरिया था, उसके आस-पास जो पर्वत श्रृंखला थी उसमें छिप के लोग रहे कंस्पिरेसी बनाने के लिए। पूरा एरिया स्टडी करने के लिए, रेकी करने के लिए। और फिर बाद में हमें जो सबसे पहला जौहर का केस दिखता है, वो भी राजा दाहिर की ही पत्नी का हमें दिखता है। ओके। और इनकी जो बेटियाँ थीं, उनकी बेटियों को एब्डक्ट कर लिया गया, और आप इनकी मतलब चतुराई देखिए बच्चियों की कि इतना उनके साथ बार्बरिज़्म हुआ है, उनके माँ-बाप उनकी नज़रों के सामने अभी खत्म हुए हैं, उनका पूरा राज्य खत्म हो गया एक तरह से।
और इतने, क्योंकि हमें पता है था कि ये लोगों के लिए तो इट्स लाइक विक्ट्री, और वो लोग वुमेन्स को कैसे ट्रीट करते हैं वी ऑल नो दैट। तो उन्होंने दोनों बेटियों को उठाया और उस समय के जो खलीफा थे वहाँ के, अरब के, उनको जाके सौंपा। अब ये बगदाद सारा जो में मूवमेंट था, बगदाद में भेजा गया सॉरी, था, बगदाद में अ, बगदाद में नहीं भेजा गया था। आई थिंक जो खलीफा कहीं खलीफा पे उस तो थे समय उनके थे, ये। हाँ, अभी हाँ, हाँ, लोकेशन ओके। बट जो उनका खलीफा था उसको भेजा, ये करने वाला पूरा प्लानिंग और राजा दाहिर का पूरा शासन खत्म करने वाला जो बच्चा था, बच्चा मैं क्यों कह रही हूँ, ही वाज अ 16 ईयर ओल्ड गाय, कासिम नाम, जो 16 साल का था, जिसने इतना बार्बरिज्म किया, ओके। इतने लोगों को मारा और उन दोनों बच्चियों को, बट वो दोनों बच्चियों की ये हम कहें रेजिलियंस की जो शक्ति कोई नहीं था, और बच्चियों ने, क्योंकि उनको अपना स्वाभिमान तो बचाना था, बदला तो लेना ही था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये अ, भारत को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो सिर्फ ये एक एक ब्रांच, ऐसे पूरे 4 बच्चों का रेजिस्टेंस करके से भारत को वर्ल्ड को मिला था। हम्म। सिर्फ वो पर्वत जो हाँ, हम कहते हैं कि सेकंड हमारा अटैक में ग्लोरियस मतलब पास्ट, 400 इयर्स का गैप। हाँ, 400 नहीं, अटैक्स उनके कांस्टेंट थे। ये लोग हमारे जीत नहीं राजाओं पा का रहे थे। रेजिलियंस, हाँ। दे वर नॉट एबल टू कैप्चर, हरा नहीं पा रहे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 400 इयर्स का रेजिलियंस जो है वो शो किया गया कि भारत में आक्रांताओं को घुसने नहीं दिया। हम्म। जबकि वहीं बड़े-बड़े वेस्ट के देश जो हैं कई हम्म। सारे, वो 20-25 इयर्स में ही और वो खत्म हो गए। तो ये सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी जो है उसकी ब्यूटी, ये क्या इनके आइडियाज थे, क्या हमारी सिविलाइजेशन के कोर आइडियाज थे, जिसकी वजह से कभी कोलैप्स ही नहीं हुआ। हमेशा ब्रेक डाउन, हम नीचे गिरे, हम ऊपर उठे, हमारा ग्राफ नीचे से ऊपर का रहा, लेकिन कभी हमारा समाप्त नहीं हुआ सिविलाइजेशन। और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल इकोनॉमिक एरिया का, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था जीडीपी में अलोंग विद चाइना। तो ये कैसे कर रहा था भारत? उस समय तो कोई बड़े-बड़े भी स्कूल्स, समय तो कोई ऐसी नॉलेज नहीं, कोई ऐसे टेक्स्ट ऑक्सफोर्ड मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो आपने ये 20 स्कूल्स वाला बोला, मेरा मानना है कि इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज थी वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड, हार्वर्ड और क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऊपर थी। नालंदा अगर आप ऊपर बात थे। करें तो ह्यूएन सांग जो चाइना से आए, ये सब तो रिकॉर्डेड ही है कि चाहे हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे नालंदा है, चाहे शारदा पीठ है हमारे कश्मीर में, तो हुँ, इंटरनेशनली स्टूडेंट्स आते थे। और ये हुँ, मतलब जो ह्यूएन सांग ने तो अपने पूरे लिखा है इसके बारे में कि उसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे थे, 2,000 से ज़्यादा हुँ, टीचर्स थे, बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत ही मतलब सुंदर उसने पूरा डिस्क्राइब किया। ही स्पेंट अराउंड 6 इयर्स और समथिंग लाइक दिस, और ये बात है 650 एडी, मतलब आज से लगभग 1400 इयर्स पहले की बात। तो इंडिया था, एक्चुअली मुझे लगता है इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, नॉन वायलेंट हो हुँ, गया, और थोड़ा मतलब जो बाहर से जो आक्रमण हुए, इंडिया बिकेम टू मच, आई वुड से इनोसेंट सा ही हो गया कि मतलब उस चीज को हैंडल नहीं कर पाया जिस लेवल का बारबेरिज्म था इन लोगों में, बाहर से जो अटैकर्स थे, जो मतलब राइट, मुगल्स एंड एवरीवन केम। आई थिंक अदरवाइज इंडिया वाज अ काइंड ऑफ सुपर पावर, बट इट वाज मोर, ये होता है जब आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली आगे हो जाते हो, तो कई बार आपका दूसरा साइड थोड़ा, आप जैसे ये है कि मतलब जैसे जैनिज्म है, नॉन वायलेंट तो है ही जैनिज्म, तो फिर उन्होंने शायद क्षत्रिय वाला साइड थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्ट हो गया उनका, और शायद इसी का एडवांटेज हुआ फिर भी। लेकिन इंडिया का मैं बोलूंगा, भारत का मतलब कल्चरल कंटिन्यूटी के अलावा इट्स अ ओनली सुपर पावर और बिग कंट्री विच वाज एबल टू रेजिस्ट दिस अटैक तब से लेकर अभी तक। क्योंकि मतलब बाकी तो आप जैसे कह रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया है फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया वाज नॉट ए मुस्लिम कंट्री अर्लियर, बट इट्स नो 100%। या मलेशिया है, या मतलब इवन हमारा मालदीव्स है नीचे, छोटा सा है लेकिन, तो मोस्ट लाइकली दे वर बुद्धिस्ट एक्चुअली। तो लेकिन जबकि इंडिया वाज एबल टू रेजिस्ट, और इंडिया में अभी भी मतलब सनातन कल्चर बचा हुआ है विच इज अ बिग थिंग, और मतलब अच्छा खासा है। हुँ, आई थिंक क्रेडिट गोज टू समथिंग आवर
जो हमारे पूर्वज ब्रेवरी को क्रेडिट जाता है। बैक टू यू कि मतलब जो हम इकोनॉमिक सुपर पावर, आप बात फिर से कर। हाँ, तो जैसे आपने बताया, तो इसमें एक चीज और है कि जो बाकी मतलब जैसे हम बार्बरिज्म की बात जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब टेक्स्ट को देखते हैं ना, तो टेक्स्ट से भी हमें पता लगता है कि उस समाज के लोगों के आइडियो हमारे यहाँ पे सबको अपने में सम्मिलित करने का, लेकिन अगर वो अपनी मत रखता है, उसकी कोई राय, तो हम उसका कभी खंडन कि हम ऐसी सभ्यता है जिसमें चारवाक दर्शन नहीं मानता है पुनर्जन्म में। चारवाक दर्शन कहता है कि यही जीवन है, इसी में ही ऐश करो। जो आज वेस्ट बोलता है कि लिव एंड लेट लिव, माई लाइफ माई रूल्स, हमारे चारवाक दर्शन में कब के बोल के गए। इस पे कोई डिबेट नहीं है कि भारत जो है उसकी प्रायोरिटीज ही ऐसी नहीं थी कि हम किसी को अपने में लाएं। वी वर लाइक कि हमारे आइडियाज हैं, आपको अच्छे लगते हैं, यू आर वेलकम, आपके आइडियाज हैं वो भी हमारे लिए वेलकम। तो कहने का ये है मतलब कि वी वर नेवर बार्बरिक्स, कि मिलिट्री वो वाइज भी हमारे वी वर नॉट अटैकिंग इन द इवनिंग। हाँ। हम्म। 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 हाँ। हम्म। जबकि जब हिंदू राजाओं का युद्ध होता था, तब भी कई राजा जो हैं वो मारे जाते थे, लेकिन कभी हमें ये नहीं सुनने को मिलता है कि हम्म। उनकी बहन हम्म। राइट। हमेशा उनको एज अ शरणार्थी लिया जाता था और उनकी भी उसी तरह से ध्यान रखा जाता था। वी वर नेवर सच अ सिविलाइजेशन। यही कहीं ना कहीं कारण भी था कि जो कल्चरली स्ट्रांग होते हैं उन्हीं की इकोनॉमी भी टिक सकती है, बिकॉज दे विल वर्क ऑन एथिक्स ना। उनको ही एथिकल ग्राउंड पे वर्क करना आएगा। या अगर आपका कल्चर ही नहीं है तो बिजनेस आप बिजनेस वर्क्स ऑन एथिक्स एंड ट्रस्ट। या टेक्सटाइल स्पाइसेस के ट्रेड का बूम था और भारत के जितने भी पोर्ट्स थे दे वर वेरी डेवलप्ड। ये भी हमें क्रॉनिकल्स मिलते हैं कि जो बाकी जगहों पे कुछ जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके रुकने के लिए जो रुकने की व्यवस्था होती थी उन पोर्ट्स पे अलग अलग देशों के, वहां पे देखने को मिलता था कि कल्चरल एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा था भारत का कि वहां के लोग धीरे धीरे संस्कृत सीख, जो आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड में स्पोकन संस्कृत की क्लास होती है, वो तो हम बहुत सालों पहले से कर रहे थे कि लोग हमारी लैंग्वेज ट्रेडिशन क्राफ्ट। और जो सोने की चिड़िया बोला जाता है, उसका ये कारण नहीं है कि हम सोना हमारे पास था कि हम माइनिंग कर पा रहे थे, बल्कि मेटल पर हम जब देखते हैं मेटलर्जी में देखते हैं ना, सोना या चांदी वहां से abundant amount में जो है हमारे पास गोल्ड रिजर्व आते थे। यस। तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिलता है कि कॉफी जो है वो कैसे हमारे यहाँ वो बन रही थी धूप जिससे हमारे पास सिल्वर आता था। तो 1400 के आसपास जो है वो यमन में कॉफी मिलती थी। यमन लार्जेस्ट ट्रेडर था कॉफी के लिए। और जो यमन से कॉफी की ट्रेड जहां भी वो करता था यूरोप, वो लोग उनको सिल्वर में पे करते। और क्योंकि सूरत के पोर्ट से जो है मक्का के ड्यूरिंग देयर वे टू मक्का वो यमन में जब रुकते थे स्टॉप ले, वो अपनी ट्रेड करते थे अपनी टेक्सटाइल्स को, और टेक्सटाइल्स को जब ट्रेड करते थे रिटर्न सिल्वर अपने साथ लेके आते थे, जिसमें वो लोग कॉफी के थ्रू ट्रेड किए, जो सिल्वर उन्होंने कमाया उसका पेमेंट जो वो हमारे टेक्सटाइल का पेमेंट सिल्वर में करते थे। इस वजह से 1400 के आस देखने को मिलता है। ओके। इनफैक्ट अकॉर्डिंग जो आपका जो डेटा है, इंडिया इकोनॉमिकली इतना पावरफुल था, तो मतलब विद जब मुगल्स भी थे इंडिया में, दिल्ली साइड जो आगरा में, तब भी इंडिया इकोनॉमिकली इट वाज डूइंग गुड। यस या एब्सोल्युटली। या इंडिया की जो दुर्गति होनी शुरू हुई वो तो आई जब ये ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स। कि इन्होंने मतलब ये तो उसी दृष्टि से आए थे कि ट्रेड करने के नाम पे आए थे और भारत को लूट, यस। तो इन्होंने इतना महंगा कर दिया हमारी इंडस्ट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करना कि वो खत्म ही हो गया, उनकी स्पिरिट ही खत्म कर दी। इन्होंने तो हमारे कोर चीजों पे वार गुरुकुल राइट। पे टारगेट, गुरु हो हमारी गया। आइडियोलॉजी पे, हमारी हाँ हमारी वर्किंग पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने का सबसे बड़ा कारण था कि विश्व एंटायर वर्ल्ड वाज फियरिंग द ट्रेड ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना ही क्यों पड़ा, हमारे मैन मेड जो कपड़े थे, हैंडमेड जो यस, हमारे यहाँ के उसकी फैब्रिक्स वैल्यू थे, थी। इंग्लैंड में देवर लाइक कि उनको टच करके फील हो जाता था कि ये भारत का कपड़ा है। इंडिया वाज अ ब्रांड।
Like Yes. today in phone, we see Apple is a brand. Earlier, Yes. India was a brand in fabrics. या The जैसे prints, the मेड इन dyes, जापान yeah. एक ब्रांड Yes, रहा, मेड इन जापान। yes. So made in India was a big tag बिग। earlier in those days. और लोग लेना चाहते थे. Europeans were dying to buy the cloth at any price. They यस। gave any cost for buying that. और उस समय वहाँ के elites जो हैं वो प्रेफर करते थे इंडियन क्लॉथ्स यस। और तो इंडियन वो भारत को पैटर्न्स। ढूंढते हुए ही तो इंडिया वो जो मतलब देवर एक्चुअली सर्चिंग फॉर इंडिया रूट वो ढूंढ रहे थे, तभी वो यूएस जो कोलंबस था और उसके अलावा जो उन्होंने रूट्स, एक तो उनको कॉन्सेप्ट से टर्की मतलब जब से ओटोमन्स आ गए दे वर नॉट एबल टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, सिल्क रूट भी तभी से डिक्लाइन हुआ, तो दे देन दे केम वेंट फॉर दिस सी रूट। उसके बाद जो वास्को द गामा ये और ये सब जो आए, इनसे ये तो क्लियर है कि इंडिया वाज क्वाइट वेरी रिच एंड उसकी मतलब पूरी, एक तो हमारा हिस्टोरिकली हमने हर चीज दिल्ली एंगल से देखा है, अदरवाइज चोलास और जो साउथ इंडिया था वो ऑलरेडी काफी वेल टू डू। बट एक्चुअली तो कहते भी हैं कि विजयनगर के लिए एक रोमन जो राइटर थे उन्होंने लिखा था कि दिस इज बिगर देन रोम। द एम्पायर ऑफ यस। विजयनगर इज बिगर देन रोम। और यस। यहाँ पे तो सड़कों पे गोल्ड और जो डायमंड्स हैं उनका जेम्स। ट्रेड हो रहा है। यस। इसका ट्रेड ये लोग सड़कों पे, तो ही वाज स्टन्ड बाय सीइंग दिस की राइट। हाँ, हाँ, राइट। हम्म, हम्म, पूरे वर्ल्ड में 1850 तक पूरे वर्ल्ड में और कोई सोर्स नहीं था, इट वाज ओनली इंडिया, अखंड भारत स्पेशली। हम्म, जैसे हम्म, आपका रूबी, वर्ल्ड का जो बेस्ट रूबी होता है वो म्यांमार, बर्मा, एंड बर्मा वाज पार्ट ऑफ इंडिया, गॉट सेपरेटेड इन 1935। एंड जो सबसे अच्छा सफायर होता है मतलब आपका नीलम, वो आपका है हम्म, सीलोन का, क्योंकि बेसिकली हम्म, श्रीलंका है, वो भी अगर देखा जाए तो अखंड भारत ही हुआ। admire। उसके अलावा इनफैक्ट बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि सफायर जो वर्ड है जो नीलम के लिए है, और येलो सफायर भी होता है, ब्लू सफायर, तो बेसिकली शनि का जेम स्टोन है ब्लू हम्म, सफायर। सफायर का जो रूट वर्ड है वो शनि प्रिय है, शनि हम्म, प्रिय से, तो वो अच्छा है। अपने आप में क्लियरली शो करता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से हम्म, हुई। तो इंडिया वाज वेरी रिच, मतलब है कि ऑब्वियसली सब हम्म, लोग इंडिया की तरफ ही आ रहे थे, और आपका ये एकदम सही है कि इसे लूटा गया प्रॉपर ब्रिटिशर्स वाला। हम्म, इनफैक्ट मुझे बहुत सरप्राइज होता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा था और इंडिया को डेवलप, ऐसा कई लोग मानते हैं कि हाँ, उन्होंने रेलवेज इस्टेब्लिश, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने ये क्या कहते हैं भारत को यूनाइट किया। उनके अकॉर्डिंगली अगर भारत, हम्म, ब्रिटिशर्स यूनाइट नहीं करते तो भारत बिल्कुल होता ब्रेक ही हो नहीं। जाता। तो आपका क्या कहना है इसमें, इसमें मेरा कुछ ओपिनियन है, मैं पहले आपसे जानता हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए, काफी अच्छा। आप अच्छे से, हाँ, आपका तो मेरा कंटिन्यूटी तो है। ये मानना है कि इसमें मेरा तो एक्सट्रीम व्यूज है कि भारत को इन्होंने रेलवेज भी हमारे सामान को लूटने के लिए बनाया था, जिससे कि हाँ, एग्जैक्टली। दार्जिलिंग जैसे आप दार्जिलिंग में भी आप देखिए ट्रेन है, तो वो बेसिकली हम्म, जितना टी प्रोडक्शन और जो हो रहा था वो डेली उसको ले जाना है पोर्ट तक, तो उसके लिए ट्रेन हम्म, बनाया गया। एक हम्म, चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा आपने बोला कि गुरुकुल पूरा वो हम्म, डिस्ट्रॉय किया, बेसिकली इट वाज द लैंग्वेज व्हिच वाज क्रिएटेड टू सपोर्ट देम देयर गवर्नमेंट, इंग्लिश। यस। चार अगेन। धाम होते हैं हमारे, तो बद्रीनाथ का, जगन्नाथ जी आपका, रामेश्वरम हो गया, रामेश्वरम। द्वारकाधीश हो गया। ये इंडिया के चार पूरे डायरेक्शन है, पूरा टॉप से लेकर फिर ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के अलावा जो हमारे 51 शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग थैंकफुली अभी भी इंडिया में। और जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, तो आपका जो फर्स्ट शक्तिपीठ है वो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है। अगर आप चले जाए शारदा पीठ आता है जो अभी हमें एक्सेस नहीं है,
आपका अमरनाथ जी शक्तिपीठ है, फिर तिब्बत मानसरोवर इज ऑल्सो शक्तिपीठ, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। वो मनसा शक्तिपीठ है, और ये पूरा आपकी 51 शक्तिपीठ तंत्र चूड़ामणि और हमारे मार्कंडेय पुराण में भी डिस्क्रिप्शन है, तो ऐसा कोई वो नहीं। तो फिर आपका नेपाल में 3 शक्तिपीठ है, सीता माता जी का जनकपुरी मिथिला शक्तिपीठ, फिर मुक्तिनाथ धाम शक्तिपीठ है, फिर आपका काठमांडू में शक्तिपीठ है गुहेश्वरी माता, फिर आपका अनडिवाइडेड बंगाल में शक्तिपीठ 19 आते हैं, इसमें से कुछ हमारे हैं, कुछ उसमें, जिसमें उनका ढाका जो कैपिटल है वो हमारे शक्तिपीठ ढाकेश्वरी माता के, फिर वहाँ सुगंधा शक्तिपीठ है, फिर ऐसे त्रिपुरा जो एकदम नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे त्रिपुरा में शक्तिपीठ है। बर्मा भी ब्रह्मस्थान, जो उत्थान बर्मा था उसका नाम ब्रह्मस्थान था। भूटान का मतलब भूस्थान। श्रीलंका में भी शक्तिपीठ है शंकरी माता का। मतलब इंडिया, वो अगर आप वेदों के हिसाब से, तो इंडिया तो पूरा है मैप और एकदम क्लियर कट डिस्क्रिप्शन। फिर ब्रिटिशर्स थोड़े हमको कि वो बिल्कुल। हम हमेशा से यूनाइटेड थे। हो सकता है पॉलिटिकली और कल्चरली अलग अलग यूनिटी, जैसे इंडिया वाज ए डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ कंट्री। हर रीजन का अलग लैंग्वेज है, हर प्रांत की, हर ड्रेसिंग खान पान अलग है, लेकिन इट्स अ बिग नेशन। ब्रिटिशर्स को हमें क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें यूनाइट कर, बिल्कुल। आदि शंकराचार्य जी ने सारे यात्रा उन्होंने यूनाइट कर लिया था। बिल्कुल, मतलब ये मिथ, जो बहुत सारा मिथ आजकल के जो युवा हैं, युवा क्या मैं कहूँगी, बहुत लोगों को है एक्चुअली, युवा कि ये फैला हुआ था, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा मेरे जनरेशन में। प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं और हमें लगता है कि जो सर्टेन हमने नॉलेज ले लिया है कुछ स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे, उतना जो है वो मोर देन सफिशिएंट है और उसके आगे डीपर हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जितना जानते हैं उतना सही है, हमारी अवधारणा सही है। बट क्योंकि क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग नहीं है ना, हम पूछते हैं अपने आप को ये ऐसा है तो क्यों है। क्योंकि भारत का जब आप दर्शन पढ़ेंगे या भारत के कोई भी आप ग्रंथ पढ़िए, उपनिषद जो है वो पूरे प्रश्न सही है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है, भक्ति की शुरुआत के अंदर होती है, अध्यात्म, तो वो प्रश्न से ही होती है। बट हमें वो प्रश्न पूछने वाली पद्धति से ही दूर कर दिया गया, धीरे-धीरे एजुकेशन के थ्रू। शास्त्रार्थ है हमारे व्यक्त करने। हाँ, आई तो जब थिंक सो। बात करते वापस आते हैं कि कैसे हम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबको पता है कि वी हैड अ गुड मैरीटाइम ट्रेड और कच्छ जैसा जो पोर्ट है वो ओमान के विंड्स की नॉलेज। इसमें मैं एक चीज और ऐड, हम्म। हाँ, बाण स्तंभ। हम्म। हम्म। मतलब स्तंभ ऐसे तो 1000 years ओल्ड, तो अभी की नॉलेज की, तो मतलब करेक्ट। इतना क्लियरली तो उस टाइम की नॉलेज थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का तो मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने 1650 के आसपास उन्होंने कहा कि दुनिया गोल है, तो ये तो लाफेबल है। मतलब बिल्कुल। यू आर सेइंग कि मतलब तुम्हें आज से 400 साल पहले पता चला कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। और वो भी तुमने हमारे ही किसी ग्रंथ से पढ़, वो तो ऑब्वियस सी बिल्कुल। बात है कि ऐसा तो हमारी कोई हम्म। नॉलेज आइसोलेशन, इतने हम्म। इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट्स आ रहे, तो हमारे ही तुम नॉलेज को, जबकि हमारे यहाँ धरती गोल है ये तो सबको पता है, भूगोल हमारे पता है। नवग्रह ग्रहों के भी नाम है, प्लैनेट्स, करेक्ट। पूरा सूर्य सिद्धांत किताब है। और इनफैक्ट हम्म। जो मेरी लेटेस्ट बुक है गुरुत्वाकर्षण टू ग्रेविटी, जस्ट अभी पब्लिश हुई, तो पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि बढ़िया। कैसे ग्रेविटी वर्ड ही हमारे गुरुत्वाकर्षण वर्ड से आया है। हाँ। तो उसमें मतलब मैंने कई संस्कृत की कैसे, मतलब इंग्लिश कैसे संस्कृत से कॉपी किया गया, और बेसिकली इट्स नॉट कॉपिंग ऑफ ए वर्ड, इट्स अ होल आइडिया बिहाइंड दैट। जैसे सूर्य रथ 7 हॉर्सेस हैं, और उनके 7 हॉर्सेस के नाम, चाहे आप गायत्री है, बृहति है, पंक्ति है, जगती है, अनुष्टुप है, तो 7 हॉर्सेस हैं और उनके कलर्स हैं। और विबग्योर जो थ्योरी आई, रेनबो थ्योरी आई, वो न्यूटन को जो क्रेडिट दिया गया वो 1650 के, मतलब आज से अगेन 350-400 साल पहले। और इसका इतना केयरफुली इन्होंने हर चीज के वर्डिंग्स को ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि मतलब वी शुड नॉट गेट इनटू दिस डिस्प्यूट कि किसने पहले बनाया। अभी सूर्य सिद्धांत कब की किताब है, ऋग्वेद में 7 हॉर्सेस का मेंशन है, और आप ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, और यही प्रॉब्लम का सलूशन भी कहीं ना कहीं लाने के लिए आईकेएस लाया गया सरकार राइट। द्वारा। कि हमने ये देखा कि एक पेटेंट किया गया यूएस में कुछ 2014 या 15 के आसपास, टर्मरिक में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो हीलिंग में काम आती है। तुलसी में कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं।
हमने ये कभी ना क्लेम किया ना पेटेंट किया, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि ज्ञान को पेटेंट। राइट। और ये करने वाले मतलब हमारे देश की ये विडंबना है कि ये करने वाले जो हैं वो मूलतः भारतीय थे, जो कि बसे हुए थे विदेश में और उन्होंने ये पेटेंट जो है वो यूएस में अपने कलीग्स के साथ मिलके वो आप पेटेंट कैंसल करवा दें। लेकिन टेक्निकली जब हम बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर फिर विरोध हुआ और जब ये देखा गया कि भाई ये आपने कोई नई खोज नहीं, ये तो म हमारे पास कितने वर्षों पुराना डेटा इसका है, इसके वो ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐसा आपने कोई अलग चीज़ नहीं। तो ये अकेडमी जी बिल्कुल बहुत चालाकी से हाँ। कल भी जिस कार्यशाला में मैं गई थी, वो यूथ हुँ, के लिए ही उसमें जो नैरेटिव वॉर के ऊपर बात हो रही थी कि आज जो है वो हम कितनी सीरियस नैरेटिव वॉर में हैं, कि हुँ, देश के प्रधानमंत्री का वीडियो जो है वो 4 घंटे तक टेक डाउन कर दिया गया मेटा द्वारा। फिर कोई नहीं बोला उसपे कुछ भी। यही अगर वीडियो किसी लेफ्टिस्ट का या किसी छीन के लेंगे आज़ादी वाले का तो ये तो एक पूरे वर्ल्ड वाइड इश्यू बन जाता। तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल। नेक्स्ट डे वॉशिंगटन डीसी की हेडलाइन यही होती कि भई भारत ने तो ऐसे अपने एक्टिविस्ट लोगों का हुँ, तो हम ऐसी वॉर में हैं कि जहाँ पे इवन एक देश का प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है और ये इनकी ताकतें इतनी बड़ी हैं कि जिनसे युद्ध करना है तो आप वैचारिक अगर आप विचार से अपने आप को सक्षम नहीं कर पाए, विचार से ये नहीं जान पाए कि आप कहाँ स्टैंड करते, तो ये तो आखिरी देश बचा है जिसमें हिंदुत्व और सनातन और इसके लिए तो पूरे ग्लोबल मार्केट फोर्सेस लगी हुई हैं। अब वेस्ट भी लगा और हमारे इंटरनल जो लोग हैं वो तो लगे ही हुए हैं, ढपली गैंग जो है हमारी अभी कल कुछ नए आएँगे, ये सब तो लगे ही हैं। तो कितनी बड़ी सीरियस थ्रेट है हमारी सभ्यता के लिए ये हमें अभी समझने की बहुत ज़्यादा नीड है। अर्जेंट इमरजेंसी राइट। और इसीलिए कहीं न कहीं अभी यूथ अवेकनिंग, जेन ज़ीज़ को अवेकनिंग कि कहीं न कहीं वो ये समझें कि वो कौन-सी सिविलाइज़ेशन के पार्ट थे। कितनी सुंदर सिविलाइज़ेशन है और हाँ, बिल्कुल। बन जाए, वो जेन ज़ी को हाँ, रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं। आई हैव वर्क्ड विद नहीं लॉट्स ऑफ कर जेन रहे, ज़ी। बहुत ही अच्छे से वो मतलब इंडियन रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है कि कुछ ही हुँ, मतलब जेन ज़ी आर रिप्रेज़ेंटिंग होल ऑफ इंडियाज़ जेन ज़ी। राइट। बात है कि वेस्टर्नाइज़ेशन बढ़ा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में बहुत हुँ, ढेर सारे बच्चे इंटरनेशनल बोर्ड हुँ, 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 हुँ। नहीं लॉस्ट जनरेशन तो नहीं है, वो तो हमारे लिए एक एसेट हाँ, है, हाँ, हाँ। क्योंकि वही है जो आगे का पूरा नहीं, वो कारोबार आगे लेके मैंने जैसा बोला तो इन्फ्लो बढ़ा है इतना 10 टाइम्स डेटा जो बोल चाहे यहाँ पर हुँ, अयोध्या मंदिर हो, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी हो, सब में यही हुँ, डेटा मतलब ह्यूज इन्फ्लो आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ही खाली जा रहे हैं 45 वाले और या 60 वाले इतना मतलब उन्होंने इतने जेनजी जा रहे हो इतना डेटा आ रहा है, इतना इन्फ्लो आ रहा है। बिल्कुल, दे आर वेरी बिल्कुल। मच अटैच विद इंडियन रूट्स तो ये है लेकिन हाँ ये आपकी बात सही है कि नैरेटिव में उन लोग लीड कर रहे हैं सिस्टम इज देयर और उन्हीं का प्लेटफॉर्म है एक्चुअली कहाँ आती है कि हम डेटा क्या पुट करते हैं, दिखता क्या है? जो दिखता है वही बिकता है राइट और ज़्यादा जब यही दिखाया जाए, यही बताया जाएगा अब जैसे नीट के पेपर के लिए जेन्युइन मानते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ। पहले प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, हम्म आपको पूछना भी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को नीट पास करना नहीं किया, उन्होंने अपनी जो भी विचार हैं वो किए होंगे व्यक्त करने के लिए ट्विटर है, इंस्टा है। तो मेरा मेरा टेक भी यही है कि हमारे टाइम पे भी पेपर कई बार कैंसिल हुए हैं दोबारा एग्जाम देना हुँ, ही पड़ता हुँ, है क्या कर सकते हो उसमें हुँ। इतना ज्यादा जो पूरा आप ऑल इंडिया लेवल पे आई डोंट सी कि इसका एजिटेशन करने का क्या लॉजिक है तो जो वहाँ पे लोग आए थे, जो उतर हम्म के आए मेरा यही कहना है कि जो उतर के आए थे, कितने लोग ऐसे थे जो एक्चुअली नीट का पेपर नहीं नहीं वो या तो जिन्होंने आज तक कोई पेपर दिया है। मैं तो कहती हूँ कोई भी पेपर दिया है उन्होंने आज तक, के लिए उन्होंने सीरियसली अटेम्प्ट किया हो और वो अटेम्प्ट उनका छूटा हो या उनका कोई लॉस हुआ हो।
हम्म। जिसका नीट छूटा वो दोबारा मेहनत किया, उसने दोबारा पेपर दिया है, उसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन एग्जैक्टली। इनको जो करना था, इनका नरेटिव बिल्डिंग का काम था, कहीं ना कहीं ये लोग सफल हुए। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ये चीजें भ्रांतियां लाती हैं। जो बच्चे हैं वो अगर करना भी तो उनको लगता है कि ये शॉर्टकट इजी तरीका है लाइमलाइट में, तो क्यों नहीं हम ये रास्ता ले। राइट, और आई अगर कुछ थिंक नहीं थोड़ा करेंगे सा तो कुछ। नरेटिव वॉर में तो चल ही रहा है। आई थिंक कुछ इस तरह के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और प्रोटेस्ट हैं वो तो कुछ नेचुरल लग नहीं रहे हैं, वो कुछ आर्टिफिशियली क्रिएटेड। लोग राइट। जैसे लोग तो की इतनी कौन नजर पहले सब कैप्चर कर ले। सबकी नजर अभी भी इंडिया, अभी तो इंडियन इकोनॉमी इंडिया वर्ल्ड की आई थिंक 3% के आसपास है, जो मुझे जहां तक डेटा है। तो अभी क्यों सब लोग इतना परेशान है इंडिया? नजर इसलिए है ना कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिख रहा है। जिस राइट। कलीग में पोटेंशियल दिखता है उसको टेक डाउन करने के लिए। नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कुछ अजीब सा इंडिया। बिल्कुल। ये जो है वो इतने साल की सभ्यता, इतनी ग्लोरियस जिसका पास्ट है, वो कहीं ना कहीं राइट। उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो फिर से अपने आप को डेवलप कर सकता है। आई थिंक यू आर राइट, यू आर स्पॉट यू है कि जो ये। और आप कुछ भी करिए, कोई भी मेजरमेंट की क्वांटिटी लीजिए, लेकिन ये तो देखिए कि भारत की जनसंख्या कितनी है। राइट। और इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर करने वाला देश, इकलौता इतने बड़े यूथ पावर को कैटर करने वाला भारत, तो चाइना से नहीं, भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो आपकी रैंकिंग हर चीज का जो इंडेक्स होता है, पॉपुलेशन। वो आप अपनी सूट जो आपको कर रहे हो, जैसे कि आपने बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग, तो आप डाइवर्सिटी एकदम हाई नंबर दे दो कि कितनी कंट्रीज के लोग हमारे स्टूडेंट। अब इंडिया का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 99.9% इंडिया का ही, बिल्कुल। लेकिन वही यूरोप का कोई इंस्टीट्यूट होगा, इतने सब अगल बगल छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो वो तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे वहां पे। तो फिर उनकी बिल्कुल। आपने रैंकिंग ऊपर कर दी इस बेसिस पे कि ये हम्म इंटरनेशनल डाइवर्सिटी। ऐसे तो आपको इंडिया हम्म में भी करना चाहिए। आईआईटीज एनआईटीज में महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु का भी बच्चा पढ़ रहा है एक ही इंस्टीट्यूट में, कश्मीर का भी पढ़ रहा है, नागालैंड का भी पढ़ रहा है, मैंने तो खुद देखा है आई एम कैलकाटा किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो आप ये कैसे आपने अपनी रैंकिंग बना दी? जस्ट टू सूट देयर। आपका क्या हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपकी सोसाइटी में इतना लोनलीनेस, हम्म और भी कई कंट्रीज, मतलब लोनलीनेस इज ए बिग प्रॉब्लम, बच्चे अच्छे भी छोड़ के जा चुके हैं, और अकेले बड़े बड़े शहर विदाउट कार आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। मतलब अगर आपके पास कार नहीं तो आपकी कुछ, आप बाहर ही नहीं निकल सकते अपने घर से। कोई वहां पे इतना छोटे रास्ते नहीं होते कि इंडिया जैसी कंट्री, जैसे कि आप घर से निकले और 10 कदम पे ही एक जनरल मर्चेंट की दुकान आ गई और ब्रेड ले लिया, मिल्क ले लिया, बेसिक नीड्स जो है आपकी, और लेके आप घर आ गए। वहां पे तो आपको वॉलमार्ट जाना है, फिर कई किलोमीटर ड्राइव करना है। अब ओल्ड एज का आदमी, जिसको हो सकता है बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, एक ओल्ड एज के आदमी को, अकेले रह रहे हैं, अब उसको जाना है, तो वो आपने रैंकिंग का पार्ट नहीं बनाया हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडेक्स का आपने कुछ और क्राइटेरिया, इस चीज को आप इंक्लूड, तो आपकी रैंक आधी गिर जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल लॉजिकल बात है को। अपने घर में आप, इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि भले ही लोगों के घर, कई लोगों के घर बड़े बड़े हैं, कई लोगों के छोटे हैं, मतलब एक घर में हो सकता है 10 लोग रह रहे हैं, एक घर में हो सकता है एक आदमी रह रहा है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। हम्म हम्म तो आपने अपनी तो जनता को साधु बना, ड्रग्स राइट। इतना ज्यादा फैला हुआ है उनके सोसाइटी में, उसको तो उन्होंने रैंकिंग का पार्ट नहीं बनाया। रैंकिंग किया कि तुम हमारी कंट्री में पिज्जा हट में, मैकडी में काम करो, तो उसको कहते हैं कि ये देखो सब लोग अपने पैरों पे खड़े और वेरी बिल्कुल। जबरदस्ती की रैंक। मतलब अरे जी भाई, हाँ, बिल्कुल मैकडी में काम करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम करना गलत है, लेकिन इसको गलत है, तुम हाँ इतना ग्लोरीफाई। सही तो है। और कनाडा में कई फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट कुछ तो वापस आ गए पिट पिटा, एक दो मेरे फ्रेंड्स वो पिट पिट लूट उनको, हाँ। मतलब वो खड़ा है आके कोई पीटा, वो बेहोश हो गया, सुबह उठा वो अगले, ये तो रियल केस। उसके बाद वो वापस इंडिया 1 साल। हम्म। तब आप इंडिया जैसी कंट्री, कैन यू इमेजिन कि कोई पिट जाए फिर वो बेहोश हो जाए रात भर पड़ा? मैंने तो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होता। और इस तरह की बिल्कुल। चीजें वहां पे हो रही हैं, ठंडी जगह, कोई देखने वाला, कुछ पूछने वाला, सनलाइट। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि इंडिया को एक बहुत ज्यादा डीकोलोनाइज माइंडसेट, समर से ऐसा हमें फोर्स किया गया, समर डे, समर हॉलीडेज,
हम्म जिसका क्या लॉजिक है? मुझे तो लगता है कि रेन्स हमें पसंद है कि आज हम्म बारिश हो रही है तो मतलब मैं कहूंगा कि आज स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए अगर आज मैं एक छुट्टी स्टूडेंट हो हूँ। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि मतलब आज छुट्टी हाँ डिक्लेयर कर दी जाए और मैं क्यों घर पे रहूं आराम से। आज तो बारिश हो रही, मतलब घर में कुछ खाए पियेंगे और हाँ पकौड़ी। हाँ तो आपने वेस्ट का समर डे की उनके ट्यूब इज ए रेयर थिंग यूरोपियंस के, रहते हैं तो राइट उन्होंने उस वजह से समर्स को इतना सेलिब्रेट करते हैं। हम्म तो उसको आपने कॉपी कर रखा। ये तो खैर अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मेरे पास इस तरह के 10 हाँ एग्जाम्पल कि आपने हाँ क्यों कर बिल्कुल रखा है ये सब चीजें। और ये बिल्कुल ब्लाइंड कॉपी वॉट एवर वी आर डूइंग, दिमाग जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वी आर नॉट क्वेश्चनिंग ऑल्सो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ब्लाइंड कॉपिंग है और यही प्रॉब्लम है मतलब हाँ हम ग्लोरियस पास्ट की बट जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो इसमें क्योंकि पॉडकास्ट के थ्रू हमें जो बताना तो ये है कि आज की क्या परेशानियां मतलब भारत का सोशलिज्म फिर भारत ने बैंकरप्सी दे उसके बाद ने सारे वेल एलपीजी ओपन किया प्राइवेट आई तो या प्लीज कैरी ऑन। जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखते हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं वेस्ट में अभी भारत में की रिफ्लेक्शंस आनी शुरू हो गई बट अभी भारत में कहीं ना कहीं हम फैमिली सिस्टम के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं और उसके ऊपर बहुत टिकी रहती है हमारी सभ्यता अभी इतना इम्पैक्ट हमें दिख नहीं रहा है ऑन ग्राउंड बट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट शुरू हो तो ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जैसे सबसे पहला जब प्रश्न हम क्लास में भी जब इस विषय को लेके जाते हैं बच्चों के साथ तो मैं पहला प्रश्न यही होता है मेरा कि एक डेवलपिंग नेशन है भारत तो इनकम टैक्स जो है हाईएस्ट रेट जो है वो 30% है अराउंड राइट और जो यूएस जैसे नेशंस हैं उनका जो हाईएस्ट इनकम टैक्स का स्लैब है दिसंबर अराउंड 45 to 50 तो इसका क्या रीजन है तो तुरंत हमको रीजन समझ में आता है कि बिकॉज दे आर वेलफेयर स्टेट ऑल्सो या और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी हेल्थ केयर चीजें गवर्नमेंट ही ध्यान देती है राइट इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पे टैक्स रेट हाई एक्सेप्टेड और आप जब ये बच्चों को बताते हैं तो दे आर लाइक ये तो भारत में भी होना चाहिए आप टैक्स लो ना जब आप इतना ले रहे हैं तो भारत में तो वी आर लाइक हाँ होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए बट इसके और दूसरे क्या क्या प्रॉब्लम्स है मतलब ये होने के पहले वेस्ट अब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमने देखा कि स्वीडन की इकोनॉमी अभी कोलैप्स हो रही है यूके की इकोनॉमी जो है वो इतने सब जब हम प्रॉब्लम्स के पीछे जा पहले तो मैरिज ही नहीं होना तो वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स में जिसमें वो घूमते हैं तो सिचुएशनशिप है रिलेशनशिप है एनी शिप्स दे आर गोइंग ऑन I don't have any problem with that, but when you are not going into a institution of marriage, आप किसी कमिटमेंट को करते नहीं हैं। वहां पे फिर इसका क्या रिपरकशन हो रहा है कि जो बच्चे हैं या तो वो सिंगल मदर के साथ हैं या फिर ऐसी फैमिली में है जहाँ दोनों ही अवेलेबल हैं बच्चे के लिए लाइक ही इज नॉट एबल टू गेस कि उसके एक्चुअल फादर हैं कौन या एक्चुअल मदर कौन है फोस्टर पेरेंट्स। फॉस्टर पेरेंट कितने एक्चुअली बच्चों के पास मदर है मदर का किसी और के साथ फादर है वो किसी और के साथ रह रहे हैं बच्चे के लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग है और ये बच्चे का आई साइकी विल सोचिए या हाँ, आई विल लिटिल बिट ऐड हियर कि मतलब इस चीज को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। मेरे टाइम पे मैंने हाँ देखा है कि इस चीज को भी मतलब इंडिया में ये दिखाया जाता है कि देखो ये है मतलब लाइफ, ये है लाइफ मतलब उसको भी ग्लोरीफाई किया गया। मतलब ग्लोरीफाई किया पेरेंट्स जाता है 18 हाँ इयर्स में हम घर छोड़ देते हैं, डिपेंडेंस मतलब है फिर उसके बाद लॉजिकल है हाँ कौन कौन 4-5 फादर का ऑप्शन रहता है, 4-5 मदर का ऑप्शन रहता है, और इंडिया तो आप को ऐसा खुद ही ग्लोरीफाई देखिए किया गया। हाँ ग्लोरीफाई किया गया है आप खुद ही देखिए ना मतलब डाइवोर्स को उस बहुत बच्चे की ग्लोरीफाई किया साइकी गया इंडिया में। बहुत बहुत ज्यादा सिंगल मदर डाइवोर्स मतलब इसको इतना इंडिपेंडेंस से जोड़ दिया इंडिपेंडेंट गया है बट इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट तरह कि बच्चों ने जब आपको देखा कि आपने अपने पेरेंट्स का या केयर किया तो बच्चा भी आपकी केयर करेगा। अभी बिल्कुल जो सिस्टम आ रहा है कि बच्चों ने तो देखा ही नहीं ग्रैंड पेरेंट्स, हम्म बच्चों ने ग्रैंड पेरेंट्स का सेवा नहीं देखी। और ग्रैंड पेरेंट्स आपको इमोशनल कोशेंट देते हैं। आईक्यू ईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यस उन्होंने ये सब नहीं देखा। अजीब सा हमने वेस्टर्न
ओल्ड एज वालों को तो तुरंत ही ओल्ड एज होम, और एक फादर्स डे मनाया जाता है, एक मदर्स डे मनाया जाता है कि साल में एक बार हम तुमसे मिलने आएंगे, फादर्स डे है, राइट। मदर्स डे है। क्या तुम किस चीज को सेलिब्रेट, मतलब क्या नॉनसेंस है ये? नॉनसेंस ही है, बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि फिर हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होना चाहिए। पर आप जब ये इम्प्लीकेशंस पे आते हैं, तो यही होता है कि जब डिंग का कंसेप्ट है कि दोनों पेरेंट्स को करना ही नहीं है। आपने नहीं किया या आपने पेट पेरेंटिंग को अडॉप्ट, तो आफ्टर 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, इफ देयर आर नो चिल्ड्रन, और यदि आप मैरिजेस नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ सिंगल पेरेंट बन के, बच्चे हैं उनकी साइकिल डिस्टर्ब्ड है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रैक्टेड चिल्ड्रंस या फिर चिल्ड्रंस ही नहीं, पेट्स जो बचे हुए हैं, क्या आप ऐसे लोगों से अपनी इकोनॉमी चलाने वाले, ऐसे लोगों से आप अपनी कल्चरल जो हेरिटेज है उसको सस्टेन कर, मतलब यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि जनरेशन सिस्टम क्यों बनाया गया था, वर्ण व्यवस्था क्यों, आप स्टडी करिए ना। नहीं, क्वेश्चन आप पहले करते हैं कास्ट ये कर, ब्राह्मणों इन्होंने ये कर दिया, पर तो नॉनसेंस है। एक्चुअली वो क्या आई सेंस था उसके पीछे, उसके क्यों स्टैब्लिश किया गया था, क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसके पीछे, फैमिली की क्यों इतनी वैल्यू दी गई है भारत में, क्यों इतना जोर दिया गया है फैमिली सिस्टम को, ये चीजें हम समझते ही नहीं। इंडिपेंडेंस, बट हाँ, इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो इंडिपेंडेंस फेमिनिज्म, तो मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा नेगेटिव हो ही गया है। काफी केसेस आ रहे हैं इस तरह के जिसमें मतलब बहुत ही अजीब अजीब से रिएक्शंस हो रहे हैं, लोग मर्डर्स हो रहे हैं, मतलब डाइवोर्स को ग्लोरीफाई। बिल्कुल, हाँ, वर्ड ही नहीं है, तलाक भी उर्दू ही है, बिल्कुल, वर्ड ही नहीं है, बंधन है। हाँ। अच्छा, यही सेम चीज कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में, अबॉर्शन भी इलीगल है कैथोलिक वाले में। हम्म। तो डाइवोर्स हम्म। का भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, डाइवोर्स वो भी नहीं इतना हम्म। ज्यादा अलाउ किए। तो हम्म। हम्म। इंडिया में वो किया गया बहुत अब इजी। आप बिल्कुल। वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा भी है कि आप शाम को डिवोर्स अप्लाई कर दो, आपको 2-3 दिन में मिल, मतलब ब्रिटनी स्पियर्स का मुझे की शादी किया और 4-5 दिन बाद इतना डाइवोर्स। मजाक सा बना दिया गया डाइवोर्स शादी। और मतलब इंडिया में जो मैंने देखा कि लोगों ने किया, उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है, जो लोग रियलाइज नहीं करते जैसे जैसे टाइम बीतता है। मतलब आपने यंग एज में तो कर लिया, 30, हम्म। मान लीजिए आप 40, जब आपके पेरेंट्स भी गुजर जाते हैं। और लेडीज भी बहुत सी ऐसी हैं, जेंट्स का भी ऐसा है, जेंट्स का उल्टा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर वो विदाउट मैरिज है, मतलब डाइवोर्स। तो आपको दूसरा पार्टनर, स्टार्टिंग में तो आपने बहुत वो दिखाया कि अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब वॉब में सब बिजी भी हैं, लेकिन लोनलीनेस जैसा मैंने बोला एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है एक टाइम के। तो बिल्कुल। ये सब चीजें लोग रियलाइज नहीं करते हैं, और जो हमारे यहाँ सिस्टम था हम्म। कि शादी जिंदगी भर निभाना है, ये सब चीजों को अनलेस अनटिल एक्सट्रीम रीजन, तो आई अग्री कि कुछ। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आप भारत में देखिए, भारत में मदर्स डे मनाना पड़ रहा है बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, नवरात्र, और साल में 2 नवरात्र तो, और गुप्त नवरात्र होती है, साल हाँ, 4 बार गुप्त तो नारा। गुप्त नवरात्र। तो ऐसी सभ्यता में हर दिन हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि उठ के आपको माँ-बाप के पैर, तो राइट। जब ये जिस सभ्यता में लिखा गया है, जिनके शास्त्रों में ये बातें लिखी गई हैं, उनको अलग से ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड डेज़ की कोई ज़रूरत। मदर्स डे मैं तो कई बार देखता हूँ लोग सोशल मीडिया में डालने लग जाते हैं फोटो वोटो, और बहुत अजीब सा लगता है, सेंस है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द मैसेज। माँ को एक दिन याद कर लिया, पिताजी को एक दिन याद, हमारे ऋण, हम तो कहते हैं कि वो ऋण उतर ही नहीं सकते। किस लेवल पे हम जा चुके हैं, ह्यूमैनिटी की भी लेवल नहीं बची है, कोई इट्स अ सभ्यता बिग की नहीं। बिग इट्स अ बिग डाउनफॉल आई वुड से। हाँ, बिग डाउनफॉल, यस। और मतलब आप जब भी आप एनआरआई बन रहे हो, आप अगर इस तरह का इतना बड़ा डिसीजन ले, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस एज ग्रुप में आते हो, और क्या हुँ, आपका इसकी कुछ प्रिपरेशन है कि कल को ऐसा कुछ एक्सट्रीम हो, क्या आप बैकअप प्लान से आप एवर। आते हो कि नहीं आते। मतलब इनफैक्ट तो कहूंगा कि यू आर रियली, यू इफ यू हैव नॉट सीन योर पेरेंट्स एजिंग, यू हैव लॉस्ट समथिंग।
यस, अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ उनके आखिरी टाइम पे आप उनके साथ नहीं रहे हो, आपके बच्चों ने पेरेंट्स को नहीं देखा, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को, तो ये तो मतलब इट्स अ बिग फेलियर आई वुड से कि बहुत यस, डाउनफॉल है। तो अच्छा है, मतलब शैलजा जी आई थिंक बहुत हमने हाँ, काफी ढेर सारे डिस्कशन टॉपिक टच किए, और मुझे लगता है अभी ये डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड हमें नेक्स्ट एपिसोड, हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये आज ही मतलब आई थिंक एक एपिसोड में इतना कंटेंट्स अच्छा है लोगों हुँ, के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए। और बिल्कुल, तो थैंक यू बिल्कुल। शैलजा तो जी।